यही कोई पौने 3 साल पहले की बात, 2023 का 23 अगस्त। एक छोटा सा प्राइवेट जेट रशिया के आसमान से गुजर रहा था, जलकर क्रैश हो गया। उसमें सवार थे येवगेनी प्रोगोजिन, वो आदमी जिसने रशिया की सबसे डेंजरस प्राइवेट मिलिट्री कंपनी को पहचान दी थी। हवा उड़ी कि पीछे पुतिन का हाथ है। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले प्रोगोजिन ने मॉस्को के सामने आंख उठा दी थी। शान में गुस्ताखी तो मंजूर ही नहीं। क्रेमलिन ने तो इनकार कर दिया, बट वेस्टर्न एजेंसीज बिलीव दिस टू बी पुतिन्स ऑर्डर। सिमिलरली मैनी बिलीव्ड कि प्रोगोजिन की मौत के बाद पुतिन इस प्राइवेट मिलिट्री कंपनी को बंद कर देंगे और फाइटर्स को या तो रशियन आर्मी में भर्ती कर लेंगे या घर भेज देंगे, छुट्टी कर देंगे। मगर हुआ उल्टा। उन्होंने अफ्रीका के कई देशों में अपने हाई लेवल ऑफिसर्स को भेजा और इस प्राइवेट मिलिशिया के क्लाइंट्स को यह भरोसा दिलाया कि ऑपरेशन बदस्तूर जैसे चल रहे थे वैसे जारी रहेंगे। अब डेटा इंडिकेट्स दैट वायलेंस इन्वॉल्विंग रशियन मर्सनरीज इन अफ्रीका हैज डबल्ड सिंस देन। सिर्फ 6 महीने में रशियन मर्सनरीज से जुड़ी पॉलिटिकल वायलेंस की जितनी इंसिडेंट्स, जितने रिपोर्ट हुए हैं, जो डेटा कलेक्ट हुआ है, उतने प्रोगोजिन के रहते कभी नहीं हुए। इसीलिए आज अंडर रिपोर्टेड में बात करेंगे कि बीते 2.5 पौने 3 साल में अफ्रीका में रशिया के ऑपरेशन में क्या बदल गया। क्या पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बदल गया है? इतनी वायलेंस हो क्यों रही है? और रशियन कोलोनियलिज्म ऑफ अफ्रीका जैसी हेडलाइंस में कितना पानी? Apart from this, we'll be looking at some important talking points of global politics this week. फ्रांस में जैसे there's a wave of sexual abuse in schools, उस पर डेफिनेटली बात करेंगे। उसके अलावा जो हेडलाइंस रहेंगी वो तो रहेंगी ही। इंटरेस्टिंग बात में इस बार पिछले किस्से का कंटिन्यूएशन है, जो हमने आपको डनकर्क वाला सुनाया था। तो अगर आपको वो सुनना है तो आप सीधे स्किप कर लो, मैं कहूंगा मत करो। जिस प्राइवेट मिलिशिया की हम बात कर रहे थे उसका नाम आपने सुन रखा होगा, ये अज्यूम नहीं करना चाहिए, पर रशिया का इनफेमस वैगनर ग्रुप। पर अब इस ग्रुप का नाम, काम, सूरत सीरत सब बदल गई। प्रोगोजिन और उनके साथ उनके सीनियर ऑफिशियल्स की मौत के बाद अब गवर्नमेंट, इस ग्रुप को रशियन गवर्नमेंट ने अपने अंडर रख लिया है और नाम रखा है अफ्रीका कॉर्प्स। इसे वहां की मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस GRU के डायरेक्ट सुपरविजन में एस्टैब्लिश किया गया है एंड हैज बीन प्लेस्ड अंडर द रशियन मिलिट्री डिफेंस। आप इस चीज को, इंपॉर्टेंट है ये, इस बात पर आप फोकस रखिए, इस बात पर ही आगे बात होनी है। यही स्टोरी का पेग है, क्योंकि अब रशिया के पास प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी नहीं है। अब आप ये नहीं कह सकते कि भैया हम तो जिम्मेदार नहीं है, उनके निजी विचार है। फ्रॉम ट्रेनिंग टू डायरेक्ट काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस सब मिनिस्ट्री के अंडर है और यही बात उस चीज का फर्क मिटाती है। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि अफ्रीका क्यों? क्योंकि वहीं चलता था वैगनर का धंधा, वहीं से आते थे पैसे, रेंट की सेना है, जो बोली लगा ले। लेकिन अफ्रीका जाने से पहले और वहां क्या होता था ये समझने से पहले मैंने 2 विंडोज खोल दिए हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे शक्तिमान को जानने से पहले गंगाधर को, सुपरमैन को समझने से पहले क्लार्क केंट को और होमलैंडर का मेक सेंस ऑफ करने के लिए सोल्जर बॉय को, वैसे अफ्रीका क्रॉप से पहले वैगनर ग्रुप और उनके ऑपरेशंस के बारे में जान लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। वैगनर ग्रुप की कहानी 2 बिल्कुल ही अलग अलग पर्सनालिटीज के मिलने से शुरू होती। पहले येवगेनी प्रोगोजिन, जवानी जेल में गुजरी, रॉबरी और फ्रॉड के जुर्म में 9 साल बंद रहे थे। फिर निकले तो सेंट पीटर्सबर्ग में हॉट डॉगर का एक ठेला लगा लिया, जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट और केटरिंग बिजनेस बन गया। इसी रेस्टोरेंट में व्लादिमीर पुतिन अक्सर आया करते थे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो प्रेसिडेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा। बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप प्रोगोजिन वाज आल्सो रेफर्ड टू एज पुतिन्स शेफ। मतलब पहले पुतिन उनका खाना खाते थे, अब खैर। दूसरे थे दिमित्री उत्किन, वॉर वेटरन ऑफ बोथ द चेचन वॉर्स, सर्व्ड इन रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस एंड कमांडेड द स्पेशल फोर्सेस और द स्पेत्सनाज यूनिट। 2013 में उन्होंने सेना छोड़ दी और एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी मॉडर्न सिक्योरिटी ग्रुप से जुड़ गए। उत्किन का कॉल साइन, जैसे हम कहते हैं अल्फा डेल्टा चार्ली, उनका कॉल साइन था वैगनर। एक्चुअली वैगनर नाम के एक जर्मन म्यूजिशियन थे, रिचार्ड वैगनर, उन्हीं के नाम पर ये उनने रखा था। और जब 2014 में GRU के शेयर पे एक नई कंपनी खड़ी की तो इसका नाम भी वही रखा। इन द वैगनर्स ग्रुप फाउंडिंग डॉक्यूमेंट डेटेड 1 May 2014, Utkin was designated commander responsible for training, recruitment and discipline, and Progozhin, the other guy, was designated director responsible for weaponry, funding and protecting personnel from Russian laws। यही खेल, क्योंकि रशियन लॉज के तहत देश के बाहर पैसे के लिए लड़ना यानी किलिंग फॉर मनी इलीगल था। वैगनर का पूरा आइडिया, उसकी पूरी बुनावट ही
एक तरह के वेग से लीगल फॉग में थी। इसी तरह से उनकी कहानी शुरू हुई और पहला स्टॉप था यूक्रेन। 2014 में रशिया ने क्रीमिया को कैप्चर कर लिया था। इसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री ईस्टर्न यूक्रेन में सेपरेटिस्ट्स की तरफ से लड़ने के लिए छोटे छोटे दस्ते भेज रही थी ताकि अनरेस्ट को हवा मिले। यही ऐसे ही काम करते हैं। प्रोग्रेशन इस काम में घुसना चाहते थे, सो घुसे। लेकिन तभी एक दूसरा ऑर्डर भी आ गया साइमल्टेनियसली। उन्होंने वो ऑर्डर उठाया। दूसरा ऑर्डर आया सीरिया से। तब वहां बशर अल असद की सरकार थी जो सीरिया से कूबे भगे थे, अगर आपको याद हो तो। उन्होंने ही वैगनर ग्रुप को यह काम दिया कि भाई आईसिस ने हमारी जो गैस एंड ऑयल फील्ड्स कब्जा कर लिए, उनको छुड़वाओ और इसके बदले क्या मिलेगा? हिस्सा। उन्हीं खेतों से होने वाले काला बाजारी का हिस्सा। ये 4 साल तक चला। वैगनर बना था 2014 में, 2019 तक ये लूट चलती रही। 2014-19 याद रखना, रखिए, मत रखना मत रखिए। इसी बीच लेकिन एक और घटना हुई। 2018 की फरवरी में वैगनर के करीब 500 फाइटर्स ने एक ऑयल रिफाइनरी हथियाने के मकसद से एक यूएस पोस्ट पर हमला कर दिया। अमेरिका ने जवाब में एरियल अटैक किया, वैगनर को बुरी तरह डैमेज किया। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम अ डायरेक्ट बैटल टुक प्लेस बिटवीन रशियन मर्सनरीज एंड यूएस फोर्सेस, और दोनों कंट्रीज चुप रहे। माने अमेरिका को पता चल गया था कि वैगनर नाम की कोई चीज है, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। इसी पीरियड में, ये जो पूरा टाइम मैं आपको बता रहा हूं, इसी में वैगनर अफ्रीका में घुसा। सबसे पहले सूडान, फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, फिर लिबिया। देखिए, इन देशों की जो गवर्नमेंट थी वो बहुत फ्रेजाइल थी। अनरेस्ट और एंटी वेस्ट सेंटिमेंट इनका फ्यूल होता था वैगनर वालों का। जहां जहां फ्रांस या अमेरिका को बाहर का रास्ता दिखाया गया, वैगनर उसी वॉइड में घुस गया। उसका एक ही मॉडल था, तुम्हारी सत्ता हम बचाएंगे, कू यानी तख्ता पलट से, रिबेलियन से, या जो भी खतरा हो तुम्हें हम देखेंगे। प्रेसिडेंट की पर्सनल सिक्योरिटी, मिलिट्री ट्रेनिंग एंड इफ नीडेड डायरेक्ट कॉम्बैट। बदले में चाहिए माइंस, सोना, हीरे, यूरेनियम, लकड़ी। ना कोई टैक्स, ना कोई हिसाब। आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, समझ जाएंगे। सीरिया में बशीर के खिलाफ जो विद्रोह हो रहे थे असद के खिलाफ, उनको कुचला, बदले में सोने की खदानें मिली। CAR सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में राष्ट्रपति टूआडारे का जान उन्होंने बचाई, सेना को ट्रेन किया, बदले में फिर से माइंस और जंगल की लकड़ी। लिबिया में हार गए, लेकिन काम वहां भी किया। जनरल हफ्तार थे वहां पे, उनकी तरफ से त्रिपोली पर अटैक किया। सोशल मीडिया पर हफ्तार के लिए एक माहौल तैयार किया। अच्छा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बीच में मैं बता रहा हूं, लेकिन जान लीजिए, ये जहां भी गए उन्होंने साथ में वहां का सोशल मीडिया नैरेटिव बदला। एंटी फ्रेंच, एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट एंड पोर्ट्रेइंग रशिया एज द लिबरेटर। आप देखिए कितने लेवल्स पर काम होता है। यहाँ से लड़ाई नहीं हो रही है, कहीं कहीं उनका जो मॉडल है वो चला भी नहीं। जैसे माली का आप एक एग्जाम्पल ले लो। मिलिट्री के जिहादियों से, मिलिट्री को आए थे कि जिहादियों से बचाएंगे, सेना से खदाने चाहते थे, मिली नहीं, और उनका जो क्रूअल तरीका था, उसने जिहादियों के खिलाफ काम को उल्टा कर दिया। लेकिन कुल मिलाकर फायदे में ही रहे, क्योंकि खेल कागज पर था। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट वैगनर से नहीं, रशिया की सरकार से होता था। मीनिंग वी आर सेंडिंग यू मिलिट्री एडवाइजर्स। मगर माइनिंग डील्स प्रोग्रेशन की प्राइवेट कंपनी से होती थी। यही खेल है। क्रेमलिन कह देता था भैया हमारा कोई लेना देना नहीं, हमने तो बस आपके सलाहकार भेजे थे, और सोना UAE के रास्ते रशिया चला जाता था। और इन सब चीजों का कॉस्ट वहां की जनता चुकाती थी। CAR में खदाने हथियाने के लिए पूरे के पूरे गांव जलाए, कैरिड आउट किलिंग टारगेटिंग मुस्लिम कम्युनिटीज एंड ड्रोव आउट आर्टिसनल माइनर्स हु वर देयर फॉर जनरेशंस। लिबिया में हारे तो सिविलियन इलाकों में बूबी ट्रैप बॉम्ब छोड़ गए, जो बाद तक आम लोगों को मारते रहे। सूडान में उनने जो है गंदा ही खेल किया, दोनों तरफ से। ऑन वन हैंड दे सपोर्टेड द सुडानीज आर्मी, ऑन द अदर दे सोल्ड मिसाइल्स टू द रिबेल ग्रुप RSF। दोनों तरफ से कमाई हो रही थी, उनका कौन सा मॉरल एथिक्स है। माली में एक कुरानिक स्कूल पर ड्रोन अटैक किया था, जो न्यूज में कुछ दिन दिखा, उसमें कुछ बच्चे मारे गए थे। फुलानी समुदाय यानी जो चरवाहे होते हैं, उन्हें जिहादियों का साथी बताकर मारा। एक गांव में 65 लोगों को एक साथ मार दिया। यही काम था उनका, यही मॉडस ऑपरेंडी। कहीं प्राइवेट कंपनी, कहीं पुतिन की भाड़े की सेना, काम एक ही। फ्रेजाइल स्टेट्स की वीक गवर्नमेंट्स को जिंदा रखो, उनके रिसोर्सेज को लूटो, आम लोगों का खून बहाओ, और रशिया को एक नए किस्म की रॉयल पावर की तरह स्टैब्लिश करो। यूक्रेन, सीरिया, लिबिया, मोजाम्बिक, माली, CAR और सूडान में वैगनर के फाइटर्स तैनात थे। UAE में उनकी लॉजिस्टिक्स, सपोर्ट, स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सब्सिडरीज कंपनी थी। दिस गोल्ड was transported abroad via illegal air and sea routes, and it was converted into legitimate currency by selling it in international bullion market, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय सराफा बाजार कहते हैं। And as per estimates, February 2022 से, मतलब जब से यूक्रेन पर उन्होंने हमला किया, तब से लेकर दिसंबर 2023 के अंत तक रशिया हैज जनरेटेड अ नेट रेवेन्यू ऑफ ओवर अप्रोक्सीमेटली 23,750 करोड़ रुपीज थ्रू द इलीगल एंड इनफॉर्मल ट्रेड ऑफ अफ्रीकन गोल्ड। ये पैसा सीधे रशियन स्टेट के खजाने में जाता है, और इसका एक बड़ा हिस्सा
ईरान से शाहिद ड्रोन खरीदने, नॉर्थ कोरिया से गोला बारूद पाने और डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्राइवेट कंपनी का पैसा स्टेट थ्रू शेल कंपनीज देयर बिजनेस एंड डिसइंफॉर्मेशन नेटवर्क हैड स्प्रेड टू इवन मोर कंट्री। हमने आपको नाम बताया, यूक्रेन, सीरिया, बेलारूस, मेडागास्कर और डीआरसी या जिसको हम कॉन्गो कहते हैं। कुछ देशों में इनकी प्रेजेंस कंफर्म्ड है, कुछ पे नहीं, लेकिन काम यही था। अब वैगनार के बारे में हमें आपको सबको पता है, इसीलिए वैगनार के अपग्रेड अफ्रीका कॉर्प्स की कहानी यहां से। एक बेसिक हमने आपको बता ही दिया था, उसी को खोलते हैं और उनकी करतूत की डिटेल्स देता हूं तो आपको और क्लियर होगा। वैगनार से अफ्रीका कॉर्प्स में सबसे पहले हुई रीस्ट्रक्चरिंग और डिविजनिंग। दिस डिविजन वाज एग्जीक्यूटेड अंडर रशियाज फॉर्मल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क। नाम देके घबराना नहीं, बेसिकली ये बहुत सारे एजेंसीज का गुच्छा है। रशियन मिलिट्री ऑफ डिफेंस, द मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस GRU, द फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस SVR एंड द फेडरल सिक्योरिटी FSB। इन एजेंसीज ने अलग अलग डोमेन्स का कंट्रोल आपस में बांट लिया, बंदर बांट। डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ द GRU लेफ्टिनेंट जनरल एंड्री एवरियनोव को अफ्रीका कॉर्प्स की कमांड दी गई। इनकी हिस्ट्री ना अत्यंत कंट्रोवर्शियल है। इससे पहले ही हैड लेफ्ट द GRU's यूनिट 29155। नाम में मत फंसिए। इट इज बिलीव्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेंटिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन यूरोप, कू अटेम्प्ट्स एंड असैसिनेशंस। जैसे 2018 में ब्रिटेन में फॉर्मर रशियन इंटेलिजेंस ऑफिसर सेर्जेई स्क्रिपल को जहर देने में इस यूनिट का नाम आया था। 2016 में मॉन्टेनेग्रो का फेल्ड कू और 2014 में चेक रिपब्लिक के एक एमिनेशन डिपो का एक्सप्लोजन जैसी घटनाओं में भी इनका नाम आया था। मतलब पुतिन को पता है कैसा आदमी चला सकता है इस तरह की यूनिट। एवरिनोव के साथ हैं डिप्टी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कर्नल जनरल यूनुस बेक येवकुरोव। ही इज द स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक पॉलिसी मेकर फॉर द एंटायर ऑपरेशन। यही वो शख्स है जो अफ्रीकन कंट्रीज गए थे संदेश लेके कि भैया वैगनर अभी जिंदा है, क्योंकि आज की तारीख में वैगनर ग्रुप का 70 to 80% इज अफ्रीका कॉर्प्स। बाकियों को सेना में डाइल्यूट कर दिया। अमेरिकन थिंक टैंक रैंड कॉर्पोरेशन बताती है कि अफ्रीका कॉर्प्स अभी बुर्किना फासो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक CAR, लिबिया, मालिया, नाइजर और सूडान में ऑपरेट कर रहे हैं। कहीं 1000 फाइटर्स हैं, कहीं 2000, कहीं 2500, जितनी उनको लगता है कि जरूरत है और जितना उस देश से जो है उसका रसक लूटा जा सकता है उतना। बहुत डिटेल में हम जाएंगे नहीं, लेकिन हर देश में अफ्रीका कॉर्प्स कर क्या रहा है ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए एक बेसिक आपको दे देते हैं। माली सबसे पहला स्टॉप है। वैगनर था, जून 2020 में अफ्रीका कॉर्प्स आ गई और अब कम से कम 2000 रशियन फाइटर्स वहां हैं, लेकिन वहां उनके दिन बहुत अच्छे चल नहीं रहे। दे वर फोर्स्ड टू विथड्रॉ फ्रॉम द टाउन ऑफ किडाल अंडर प्रेशर फ्रॉम JNIM, अ जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिंक्ड टू अल-कायदा एंड तुआरेग रेबल्स होते हैं वहां पे। उन लोगों ने साथ मिलकर इनको भगा दिया, बिना किसी डायरेक्ट बैटल के निकलना पड़ा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, रशिया के साथ पार्टनरशिप के जो मेन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मैन थे वो मारे गए, जो सूत्रधार था वही मारा गया। इसे पुतिन के फेलियर के तौर पर देखा गया और एनालिस्ट सेड दैट द फॉल ऑफ किडाल एंड द फिल्म humiliation withdrawal of Russians have inflicted severe damage upon Moscow's reputation। भैया तुम तो बचाने आ गए तो भाग गए, डैमेज हो गई। कॉर्प्स ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि मलियन सरकार के साथ मिलकर उन्होंने फैसला किया था कि वो पीछे हटेंगे। साथ में यह भी दावा कर दिया कि भाई जो उनका खिलाफ जो अटैक हुआ उसमें यूक्रेनियन एंड यूरोपियन मर्सिनरीज थे, लेकिन इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते। इसके साथ रशिया ने साहेल में नए फ्रंट्स खोल लिए हैं। उन्होंने बुर्किना फासो और नाइजर को जोड़कर अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स को एक्टिवेट किया। करीब 400 फाइटर्स हैं जिन्होंने अमेरिकन ट्रूप्स के जाते ही खाली हुए जो एयर बेसेस हैं उस पर कब्जा कर लिया। 2 देश आपके हो गए, अब आ गया तीसरा, CAR सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। इस वक्त वहां पे 1500 से 2000 सैनिक है। एज एन एक्सेप्शन वहां अभी भी ये लोग वैगनर के नाम से ही काम कर रहे हैं। और क्या काम? राष्ट्रपति की कुर्सी बचाने में लगे हैं। पिछले साल ही CR के राष्ट्रपति टुवाडेरा तीसरी बार चुने गए एंड द रोल ऑफ रशियन सपोर्ट इज बिलीव्ड टू बी अ मेजर फैक्टर इन दिस। लिबिया में 800 से 1800 के आसपास सैनिक हैं। सीरिया में असद गवर्नमेंट जाने के बाद रशिया का बेस चला गया, तो दे हैव टर्न लिबिया इनटू रशियाज मेन लॉजिस्टिक हब। भाई उनको कुछ तो वहां पे सेंटर चाहिए अगर इतना बड़ा ऑपरेशन चलाना है। सूडान के नंबर कंफर्म नहीं है, पर वहां भी अफ्रीका कॉर्प्स एक्टिव है। खेल वही पुराना, सिविल वॉर में पहले एक पाले को वेपन्स दिए, फिर दूसरे के साथ चल लिए, मतलब वो काम कर दिया। बदले में चाहते थे रेड सी पर एक नेवल बेस हो, अभी तक मिला नहीं है। चाड और सूडान के बॉर्डर के पास मातेन अल सरा में भी तैनाती हुई, जो लिबिया से साहेल और CAR को जोड़ने वाला एक क्रूशियल सप्लाई कॉरिडोर है। उनका नेटवर्क ट्रेस करेंगे तो पता चलेगा कि दे आर सिस्टमिकली चोकिंग दिस सब कॉन्टिनेंट वेरी स्ट्रेटेजिकली। पर ये सिस्टमिक और ऐसी प्रिसाइज प्लानिंग में भी ना कोलैटरल डैमेज होता ही है।
मतलब अब तो मैं ह्यूमन लाइफ्स को कोलैटरल में इसी तरह से मानता हूं कि किसी भी प्लानिंग का वो हिस्सा ही है। इट्स नॉट डैमेज, इट्स द पर्पस। यही यहां भी जहां भी रशियन फोर्सेस की प्रेजेंस आप देखेंगे, खबरें पढ़ेंगे, आम लोगों का खून बहा है। पॉलिटिकल वायलेंस की रियल टाइम कलेक्शन, एनालिसिस एंड डेटा मैपिंग करने वाली ऑर्गेनाइजेशन ACLED का डेटा बताता है कि जनवरी 2024 से जून 2025 के बीच वैगनर और मालियन सैनिकों के ऑपरेशंस में 1443 आम लोग मारे गए, जो उसी दौरान जिहादी संगठन JNIM से जुड़ी कैजुअलिटी से 4 गुना ज्यादा हैं। माली में ही ह्यूमन राइट्स वॉच एंड रैंड कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट्स कहती हैं कि वैगनर फाइटर्स ने लोगों को मनमाने ढंग से फांसी दी। फुलानी एथनिक कम्युनिटी है, जिनके बारे में मैंने बताया था, जो चरवाहे, शेफर्ड्स, उनमें से कितने लोगों को सीक्रेटली मारा गया और गायब कर दिया गया। इन अर्ली अप्रैल 2026, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस alleged summary executions were carried out during various operations in Timbuktu region। असली और सबसे गहरा खतरा ये है, वो जो मैंने JNIM से कंपेयर किया, उसका इस बात को समझिए कि इनके हमलों की वजह से लोकल यूथ अलकायदा और इस्लामिक स्टेट की तरफ इंक्लाइन हो रहा है। भाई उनको कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है। देखिए, अब वैगनर ग्रुप को, उसके पूरे ऑपरेशन को आप और हम जान चुके हैं। अब उसके बाद सवाल एक ही है जिसके लिए हमने ये टॉपिक उठाया। रशिया अफ्रीका में चाहता क्या है? रशिया अफ्रीका में सिर्फ भाड़े के सैनिक नहीं भेज रहा है, वो एक पूरी ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर का खाका खींच रहा है। फ्रांस का माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड और सेनेगल से जाना एक कोइंसिडेंस नहीं है, एक वेल प्लान डिस्प्लेसमेंट मॉडल हमने आपको समझा दिया। कमजोर जो स्टेट्स हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, बदले में माइंस ले लो। खेल कहाँ है? यूएन में उनका वोट खरीद लो, इससे वो पूरे कॉन्टिनेंट में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को बेदखल कर सकते हैं। From a geopolitical perspective, this game is playing out simultaneously on multiple fronts. Libya has emerged as Russia's new logistic hub. 3 nations in the Sahel are now bound into a Russian-backed alliance so that they can position itself to exert pressure on Europe in yet another way. कल को these waves of refugees can be used as a weapon. इंटरनेशनल अफेयर्स थिंक टैंक कार्नेज एंडाउमेंट का मानना है कि रशिया अपनी पीक रीच पर पहुंच चुका है। भाई जितना है वो हो गया है। लेकिन इन्वेस्टिगेटिव एंड पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन द सेनेटरी की एक रिपोर्ट आई है, डबलिंग डाउन। वो ये बताती है कि माली में अपनी हार के बावजूद रशिया ने वहां 3 नए मिलिट्री कॉन्वॉयज भेजे हैं, यानी पीछे हटने का उनका कोई इरादा नहीं है। ये एक ऐसा विशेष साइकिल है जिसमें इंस्टेबिलिटी ही रशिया की ताकत है। रशिया मतलब वैगनर की, वैगनर मतलब अफ्रीका कॉर्प्स की, क्योंकि जितनी अराजकता होगी उतनी जरूरत पड़ेगी। पर अब खेल बदल चुका है। इन जून 2023 पुतिन हिमसेल्फ एडमिटेड दैट क्रेमलिन ने मई 2022 से मई 2023 के बीच वैगनर को 86 अरब रूबल यानी करीब $940 मिलियन या 8,927 करोड़ रुपीस दिए एज फाइनेंशियल सपोर्ट। ये वही सरकार है जो सालों से कह रही थी कि वैगनर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सभी इंटरनेशनल एनालिस्ट का कंक्लूजन भी यही है कि अब जब अफ्रीका क्रॉप सीधे क्रेमलिन के कंट्रोल में, सीधे पुतिन के कंट्रोल में है, तो रशिया इन एट्रोसिटीज, ये जो जुल्म वो ढा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी से कैसे बच सकता है। लेकिन जवाबदेही तय करने वाला कोई है ही नहीं, और अफ्रीका के करोड़ों नागरिक इस सुपर पावर की शतरंज की सबसे सस्ती बिसात, सबसे सस्ती गोटी बन चुके हैं। आज की तारीख 6 जून, आज से कुछ 82 साल पहले सुबह के वक्त इंग्लिश चैनल में 5000 से ज्यादा जहाज थे, और हर जहाज पर बैठे लड़के जानते थे कि उनमें से कई आज शाम तक नहीं होंगे। इस इंटरेस्टिंग बात में आज कहानी इतिहास के सबसे बड़े जुए की, जिसमें दांव पर थी पूरी दुनिया। इतिहास की जिस फेमस घटना की हम बात कर रहे हैं उसे कहते हैं वर्ल्ड वॉर 2 का D-Day। इस पर तमाम फिल्में और कहानियां भी हैं, फिर हम क्यों सुना रहे हैं। एक तो 6 जून है आज, और इस इंटरेस्टिंग बात की पिछली किस्त में हमने आपको डनकर्क की कहानी सुनाई थी, इसीलिए कॉन्टिन्यूएशन के सस्ते लॉजिक पे मान जाए। बहुत लूजली कहें तो उस समय का आपको समझाते हैं क्या था। 1944 की शुरुआत तक हाल ऐसा था कि यूरोप वाज ऑन हिटलर्स मर्सी एंड बूट्स। फ्रांस 1940 में गिर चुका था, नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, बेल्जियम एक के बाद एक। ईस्टर्न फ्रंट पे सोवियत यूनियन और जर्मनी के बीच इतिहास की सबसे भीषण जमीनी जंग चल रही थी, लाखों लोग मारे गए। स्टालिन महीनों से चर्चिल और रूजवेल्ट से पे दबाव बना रहा था कि भैया वेस्ट में भी दूसरा मोर्चा खोलो, वरना सोवियत संघ अकेले नहीं लड़ सकता। पर अब तक जो है ब्रिटेन थक चुका था। इट हैड एंड्योर्ड 4 years ऑफ बॉम्बिंग, राशनिंग एंड मिलियंस ऑफ डेथ्स। हिटलर ने फ्रांस के कोस्ट पर एक अटलांटिक वॉल खड़ी कर ली थी, लाखों टन कंक्रीट से बने इम्प्रेग्नेबल बंकर्स, लाखों लैंडमाइंस और समुद्र में छिपे नुकीले आयरन ग्रिल्स। जर्मन कमांडर फील्ड मार्शल इरविन रोमेल कहते थे कि यह दीवार कोई कभी टूट ही नहीं सकती।
एलाइड सोल्जर्स इस बात को और इस दीवार को टेस्ट करना चाहते थे, बस एक इशारे का इंतजार कर रहे थे कि और फिर 5 दिन का दिन चुना गया, डी डे। पर डी डे उस सुबह नहीं शुरू हुआ जब टैंक समुद्र तट पर उतरे। एक रात पहले 12 बजे के बाद जब इंग्लिश चैनल से लगे फ्रांस के नॉर्मैंडी गांव में लोग सो रहे थे, आसमान से अचानक हजारों पैराट्रूपर्स उतरने लगे। मोर देन 13,000 यूएस ट्रूप्स फ्रॉम द 82nd एंड 101st एयरबोर्न डिवीजन। लेकिन हवा तेज थी तो लैंडिंग सही हुई नहीं। कोई दलदल में उतर गया, कोई दुश्मन की चौकी के बीच में, कोई अकेले किसी अनजान खेत में। उन्हीं में से थे प्राइवेट जॉन स्टील, जिनका पैराशूट सेंट मेरे एग्लिसे के चर्च की घड़ी में फंस गया। वो घंटों तक वहीं लटके रहे और मरे होने का नाटक करते रहे, क्योंकि नीचे नाजी जर्मनी के जो सैनिक थे वो राउंड्स लगा रहे थे। आज भी उस चर्च के में उनकी याद पर एक पुतला लटका हुआ। खैर, कहानी पढ़ते हैं। उधर जनरल ड्वाइट आइजनहावर उस रात अपने टेंट में बैठे थे और एक नोट लिख रहे थे। द अटैक हैज फेल्ड, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस डिसीजन इज माइन अलोन। वो कागज उन्होंने जेब में डाल लिया। गनीमत से वो कभी पढ़ा नहीं गया। सुबह होते होते 5 समुद्र तटों पर एक साथ हमला शुरू हुआ। यूटा, ओमाहा, गोल्ड, जूनो, स्वॉर्ड। ओमाहा बीच पर सबसे ज्यादा खून बहा और ये वही जगह है जहां इतिहास लिखा गया। द जर्मन्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग एट देयर पोजिशन एट ओमाहा। ऊंची चट्टानों पर बंकर थे। बंकर्स में 1 मिनट में 1200 गोलियां उगलने वाली MG42 मशीन गन्स। नीचे खुला रेतीला मैदान और बीच में कोई छुपने की जगह नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी पहले जाएगा उसके लिए नाव का दरवाजा खुलना मतलब मौत का दरवाजा खुलना। पर गोलियों से पहले उनका सामना सी सिकनेस से हुआ। नाव के अंदर खौफ, उल्टी की बदबू और घुटनों तक ठंडा पानी। इसके साथ पीठ पर 80-80 पाउंड के भारी बैग। दरवाजा खुला कि कुछ सैनिक नाव से उतरते ही डूब गए। कंपनी ए के 200 में से 197 सैनिक पहले ही घंटे में मारे गए। पानी कुछ ही सेकंड्स में लाल हो गया। सारे रेडियो सेट पानी में भीगकर खराब हो गए। सीनियर अफसर मारे जा चुके थे और कोई प्लान नहीं काम कर रहा था। फिर उन सैनिकों ने क्या किया? वही जो किसी भी सैनिक को इसी क्षण के लिए सिखाया जाता है। एक कर्नल ने चिल्लाकर कहा, इस बीच पर 2 ही तरह के लोग रहने वाले हैं, जो मर चुके हैं और जो मरने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ो। सैनिकों ने मरे हुए साथियों की बॉडीज को शील्ड बनाई और रेंगते हुए कटीले तारों को अपने हाथों से काटा और पहाड़ी पे चढ़ने लगे। दिस वॉज नॉट अ प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन एनीमोर, बट अ डीपली पर्सनल एंड वायलेंट फाइट फॉर सर्वाइवल। दोपहर होते होते उन अदने सैनिकों ने उन इम्पेनिट्रेबल दीवार को सुराख कर दिया। उसमें शाम होते होते 1,56,000 एलाइड सोल्जर्स फ्रांस की जमीन पर थे। अप्रॉक्सीमेटली 4,000 to 5,000 वर किल्ड इन एक्शन। किस्सा खत्म होने से पहले एक और बात बतानी है। ये जीत की कहानी जो है ऑपरेशन बॉडीगार्ड, इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस ऑपरेशन की सक्सेस के लिए एक जबरदस्त धोखा रचा गया था। महीनों तक जर्मन्स को यह यकीन दिलाया गया कि असली हमला पाद कलय में होगा, नॉर्मैंडी में नहीं। A proxy army was raised under the command of General George Patton, क्योंकि जर्मन जानते थे कि अमेरिका का सबसे खतरनाक जनरल वही है, तो असली हमला वहीं होगा जहां पैटर्न हो। हिटलर इस झांसे में आ गया और पाद कलय पर अपनी सबसे मजबूत पैंजर डिवीजन को रोके रखा बहुत दिनों बाद तक। लेकिन डी डे तो डी डे था। डी डे की असली अहमियत सिर्फ एक लड़ाई जीतने में नहीं थी। ये वो दिन था जब हिटलर को समझ में आ गया, पहली बार समझ में आया, क्योंकि अभी तक वो बहुत स्ट्रांग था, कि अब 2 मोर्चों पर लड़ना है। और इसी दिन सोवियट्स इन द ईस्ट, एलाइड कंट्रीज इन द वेस्ट, और उसी दिन जर्मनी की हार तय हो गई। इसीलिए इसको डी डे कहते हैं, पलट जाता है। Hi guys, did you miss me? Okay, I missed you. So I just decided to hijack Som's global brief. So let's begin. Don't worry, Som की तरह सिर के ऊपर से जाने वाले शेर मैं नहीं मारूंगी। Ignore guys. सीधे पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं कि दुनिया के अलग अलग कोनों से आई इस हफ्ते की बिग न्यूज क्या है। सबसे पहले बात ऑफ कोर्स मेरे फेवरेट ट्रम्प की। सो जब हम ये सेगमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं यानी 5 जून, तो ट्रम्प ने एक नया बट वही पुराना स्टेटमेंट दिया है। ट्रम्प ने बोला है कि अभी तक इंडिया में टैरिफ के नाम पर हमें बहुत लूटा गया है और अब हम उनसे पैसे कमाएंगे। वेल, पीएम मोदी को अपना फ्रेंड भी कह दिया है। ऑल्सो इसी वीक ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने दुनिया की 60 कंट्रीज पर एक नया टैरिफ बॉम्ब फोड़ा है। इस बार मेन इशू फोर्स लेबर का है। अमेरिका का ब्लेम ये है कि ये देश अपने यहाँ फोर्स लेबर से बनी चीजों की इंपोर्ट को नहीं रोक पा रहे हैं। कनाडा, मैक्सिको, यूके और EU देशों पर 10% और इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया जैसे देशों पर सीधा 12.5% का एक्स्ट्रा टैक्स लगाने का प्रपोजल आया है। ट्विस्ट ये है कि अभी रिसेंटली EU के साथ ट्रेड डील सेटल हुई थी और इंडिया के साथ भी टॉक्स फाइनल स्टेज में ही थे, लेकिन इस नए डिसीजन ने एक बार फिर ग्लोबल मार्केट में टेंशन बढ़ा दी है। अब चलते हैं नॉर्थ कोरिया।
किम जोंग उन का एक नया फोटोशूट ड्रॉप हुआ है। उन्होंने अपनी एक नई सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी की तस्वीरें दुनिया के सामने रख दी हैं। चमचमाती सिल्वर ट्यूब्स और सेंट्रीफ्यूज हॉल के बीच किम ने अनाउंस किया है कि वो अपनी न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपोनेंशियल रेट यानी कि बहुत तेजी से बढ़ाएंगे। किम का सीधा मैसेज है, हमें एक न्यूक्लियर स्टेट मानो तभी कोई बात होगी, वरना बातचीत की टेबल तो भूल ही जाओ। ट्रम्प साहब भले ही फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहे, पर नॉर्थ कोरिया इस बार बिना अपनी शर्तें मनवाए रुकने के मूड में नहीं दिख रहा है। Another big news of the week is from India itself. So रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 4th रेजिमेंट इंडिया पहुंच चुकी है। 3 जून को इसका फर्स्ट बैच आ गया है और इसे हमारे वेस्टर्न फ्रंट यानी पाकिस्तान बॉर्डर के पास डिप्लॉय किया जा सकता है। याद है ना, पिछले साल मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के टाइम इसी S-400 ने कितना क्रूशियल रोल प्ले किया था। इंडियन एयरफोर्स में इसे सुदर्शन चक्र कहा जाता है। वैसे रूस यूक्रेन वॉर की वजह से डिलीवरी में थोड़ा डिले जरूर हुआ था, लेकिन अब ये आ चुका है और 5th यानी कि आखिरी रेजिमेंट भी इस साल के एंड तक आने की उम्मीद है। नेक्स्ट इज फ्रॉम चाइना। सो फर्स्ट टाइम चाइना ने न्यूजीलैंड के 4 MPs पर 1 साल का ट्रैवल बैन लगा दिया है। उनकी गलती बस इतनी थी कि उन्होंने मई में ताइवान का विजिट किया था। चाइना का कहना है कि ये उनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस है और इससे ताइवान को रॉन्ग सिग्नल जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइनीज एम्बेसी ने भी ये कह दिया है कि अगर MPs अपोलोजाइज कर ले तो बैन कम या वेव ऑफ हो सकता है, लेकिन न्यूजीलैंड की तरफ से क्लियर रिप्लाई आ चुका है कि हम एक फ्री डेमोक्रेसी में रहते हैं और कहीं भी ट्रैवल करने के लिए माफी तो बिल्कुल नहीं मांगेंगे। और फाइनली बात ईरान की। ईरान ने अपने फॉर्मर सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के लिए 3 दिन के स्टेट फ्यूनरल का अनाउंसमेंट किया है, जो मिड जून में हो सकता है। आपको याद ही होगा, इसी साल 28 फरवरी को एक US इजरायली अटैक में उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन सडनली शुरू हुई इस वॉर की वजह से तब फ्यूनरल को पोस्टपोन करना पड़ा था। अब तेहरान में इसकी तैयारियां हो रही हैं, जहां करीब 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ लोगों के गैदर होने की उम्मीद है। Well, that's enough of me giving you straightforward news with this intense tone. Handing it over to Som again. Bye bye. ये हफ्ते की इंटरेस्टिंग बात भी अब कंक्लूड हो चुकी है और इंटरनेशनल का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। इस बार फिर आपने देखा होगा हमने कुछ प्रयोग किया है कहानी और सेगमेंट्स में। हम लोग जो कर सकते हैं अभी कर रहे हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जो आपका काम है वो करिए, बताइए कि क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। जो बताएंगे जैसा बताएंगे उस पे हम काम करेंगे। और आप इसी के लिए आपको देखना होगा इंटरनेशनल। कैमरे पर इसको रिकॉर्ड किया मेरे साथी अश्विनी में। मेरा नाम है सोमशेखर। शुक्रिया।